Hello students, welcome to the class again. Today's topic is human respiratory system, as you can see, and we will be doing part 1 of that, which is breathing. So in the respiration, especially in the humans, breathing plays an important part. So respiration can be divided broadly into two parts. One is breathing, one is respiration. And I understand that many of you must be doubting or thinking that breathing and respiration are the same thing. कितने लोग ऐसा सोचते थे मुझे बताना, कमेंट में टाइप करना मी. काफ़ी लोग. एंड ऑल्सो आई विल गिव यू अ फन एक्सरसाइज. आस्क मैनी पीपल अराउंड यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन. You will be surprised that mostly will answer ki respiration is breathing. No, breathing is we understand because it is happening physically. सामने हम देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, और breathing provides the oxygen for the respiration. अगर breathing नहीं होगी, oxygen body में नहीं आएगी, तो respiration भी नहीं होगा. But they are totally two different processes. So in today's class, we are going to focus on breathing. Alright, so breathing primarily we are going to understand in two ways. One is what is inhalation and exhalation process, and one is exchange of gases. So you can divide your breathing process into broadly two steps. Okay, exchange of gases is happening in lungs, and inhalation and exhalation is happening in through all the respiratory tract, which is nostrils to the lungs, and again back to lungs to nostrils. And what is this track? Let us see. I have drawn this flow chart for you. So हम सब लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस? नॉस्ट्रल से. सबको पता है, ठीक है. नॉस्ट्रल से जाएगा नेजल पैसेज में. नेजल पैसेज, यू रिमेंबर द हाई पैलेट व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट द बकल कैविटी, उसके ऊपर नेजल पैसेज होता है. नेजल पैसेज के बाद फेरिंग्स. फेरिंग्स ऑल्सो केम इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो. रिमेंबर द स्मॉल पार्ट इन आवर थ्रोट. तो फेरिंग्स में फूड भी जाता है और एयर भी जाती है. वी विल लर्न मोर अबाउट इट. देन कम्स द लैरिंग्स, which is also called the sound box. From the larynx, it goes to trachea, which is also known as windpipe. From trachea to it goes to lungs, and lungs के बाद अंदर जाके बहुत कुछ exchange of gases होती हैं, वो हम later part of the video में देखेंगे. अभी हम ये पूरे ट्रैक का स्टडी करेंगे from nostril to the lungs. ठीक है. तो we have this diagram over here. I hope all of you can see it very clearly. थोड़ा सा जूम करते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग नेज़ल, पूरा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है कहाँ से शुरू होता है? नॉस्ट्रल से. दीज आर द नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल से जाएगा नेज़ल पैसेज में. ठीक है. नेज़ल पैसेज से फेरिंग्स. फेरिंग्स इज दिस लाइक फनल लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर. यहाँ पे जब हम डाइजेशन का पार्ट पढ़ रहे थे, बकल कैविटी पढ़ रहे थे, तो माउथ से सलाइवा मिक्स्ड फूड, जिसको हम क्या कहते हैं? बोलस भी कहते हैं. बोलस भी कहाँ जा रहा था पहले? फेरिंग्स में जा रहा था. राइट. फेरिंग्स के बाद वो जा रहा था फूड पाइप में. राइट, विच इज़ ईसोफेगस. सो यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपका फेरिंग्स में माउथ से बोलस भी आता है, और फेरिंग्स में नेज़ल पैसेज से ऑक्सीजन मिक्स्ड एयर भी आती है. ठीक है. तो फेरिंग्स फूड को ईसोफेगस में भेजती है और एयर को लैरिंग्स में भेजती है. राइट. वेरी डेलिकेट पोजीशन. तभी हमने कई बार सुना है कि हमें बोला जाता है खाते वक्त बोलो मत. क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारा साउंड बॉक्स एक्टिव होगा. राइट. क्योंकि लैरिंग से ही हम बात करते हैं. यहाँ पे ड्रम्स होते हैं जो एयर के थ्रू मूवमेंट करते हैं और वॉइस निकलती है. इसी के जस्ट पीछे ईसोफेगस है. ठीक है. सो अगर साउंड बॉक्स एक्टिव होगा तो इट मे बी चांसेस दैट सम ऑफ द फूड पार्टिकल्स में एंटर योर ट्रैकिया और विंड पाइप and reach lungs, which is a very very dangerous situation.
तो आपको याद होगा जब भी कभी थोड़ा सा खाते खाते खांसी आ जाती है तो वो यही होता है कि फूड पार्टिकल थोड़ा सा भी ट्रैकिया में एंटर हुआ तो सिस्टम हमारा खांस के उसको बाहर निकाल देता है। क्लियर है? नॉस्ट्रल्स, नेजल पैसेज, pharynx, larynx, and then windpipe, which is trachea. Now the interesting part is that in the nasal tract, nasal passage or nostrils, there are small hairs, okay, present. सबको पता है, सबकी नाक में छोटे 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 ये hairs होते हैं, इनको हम लोग कहते हैं cilia, okay, hairs which is also called cilia. ठीक है? और एक चीज़ पूरे नेजल पैसेज में प्रेजेंट होती है विच इज़ म्यूकस. विच इज़ व्हाट? म्यूकस. म्यूकस नाम पहले भी सुना हुआ है हम लोगों ने. ठीक है? नाक में सिंपली जब हमें ज़ुकाम होता है तो क्या मटेरियल नाक से बाहर निकलता है? वही म्यूकस है. तो इन दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है, ध्यान से सुनेंगे, पूछा जाता है. ठीक है? सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हेयर? दैट इज सिलिया. ये क्या करती हैं? जो भी हमारी एयर आ रही है नाक में नॉस्ट्रल से, दैट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट, डर्ट, जर्म्स एट्सेट्रा. ठीक है? तो ये हमारा जो सिलिया क्या करेगी? उसको फिल्टर करेगी. इसको फिल्टर करेगी? डस्ट, डर्ट, जर्म्स और भी कोई फॉरेन पार्टिकल्स होंगे उनको फिल्टर करेगी. और सेम काम म्यूकस भी करता है. ठीक है? ये थोड़ा सा और डीप फिल्टरिंग करता है क्योंकि चिपका लेता है गंदगी को अपने अंदर. सो ये डीप फिल्टरिंग करता है, यू कैन से. सो बेसिकली हेयर एंड म्यूकस दोनों का काम क्या है? फिल्टरिंग द एयर, राइट? फिल्टरिंग द एयर एंटरिंग आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. क्लियर है? नॉस्ट्रल से एयर एंटर हुई, नॉस्ट्रल से लेके पूरे नेजल पैसेज में छोटे छोटे हेयर होते हैं जिन्हें हम सिलिया भी कहते हैं, और म्यूकस प्रेजेंट होता है. इन दोनों का कार्य क्या है? अंदर आने वाली एयर को फिल्टर करना फ्रॉम द डस्ट, डर्ट, जर्म्स से, ताकि ये सारे चीज़ें फॉरेन मटेरियल्स हमारे लंग्स तक ना पहुंच पाए और लंग्स तक जो एयर जाए वो प्योर जाए. क्लियर है? इतना क्लियर है नेजल पैसेज का. उसके बाद फेरिंग्स में कुछ नहीं होता, सिर्फ पास होती है एयर. लैरिंग्स में भी सिर्फ पास होती है. रिमेंबर, फेरिंग्स पीछे का एरिया है और लैरिंग्स इज साउंड बॉक्स, एडम्स एप्पल जिसे कहते हैं, गले में निकला हुआ जो होता है, दैट इज़ द लैरिंग्स. और इसके नीचे आप देख रहे हो ट्रैकिया, यहाँ तक लंग्स तक पहुँचने तक ये ट्रैकिया है. ठीक है? एंड व्हाट आर दीज वाइट कलर्ड रिंग्स अराउंड इट? ये क्या चीज़ है? ठीक है? These are called rings of cartilage. Now what is cartilage? Cartilage are soft bones. हमारे शरीर में कई जगह प्रेजेंट होती हैं. They are not bony bones, they are softy bones. Like touch your upper part of your ear. ये ईयर है आपका, ईयर लोब है, और यहाँ पे आप पकड़ेंगे, अगर छुएंगे तो आपको लगेगा कि हार्ड है टच करने में, लेकिन अगर आप उसको फोल्ड करते हैं तो फोल्ड भी हो जाता है. तो कार्टिलेजेस यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? तो ये बहुत हार्ड बोन के नहीं होते, सॉफ्ट बोन दैट इज कार्टिलेजेस की रिंग्स होती हैं अराउंड द विंड पाइप. अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई द रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस आर देयर. सोच के बताइए क्या रोल हो सकता है इनका. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल कि हमारे घर में भी जो LPG सिलेंडर होता है उससे जो पाइप जाता है गैस स्टोव तक, उस पर भी कभी कभी नोटिस करना आप अपने घर में, उस पर एक स्टील की ऐसे कवर्ड स्प्रिंगदार कवर होता है. तो इसका क्या रोल है? टू प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. ठीक है? पूरी तरह पिचक सकती है विंड पाइप, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है. दो चीज़ अभी तक इंपॉर्टेंट आई है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस एंड ऑल्सो द हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन द नेजल पैसेज. क्लियर है? यहाँ तक लंग्स तक पहुँच गई बात. अभी लंग्स में एंटर नहीं हुए, यहाँ तक समझ में आया. ब्रीदिंग का जो ट्रैक था वो पूरा देख लिया हमने.
और ये बोनी पैलेट याद आ रहा है आपको? बोनी पैलेट, हाई पैलेट की बात हुई थी हमारी। जो बोनी पैलेट के नीचे जा रहा है बकल कैविटी और उसके ऊपर जा रहा है नेजल पैसेज। रिमेंबर, बोनी पैलेट सेपरेट्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, वो हमने बकल कैविटी देखी थी, पूरा मुंह खुला हुआ था, यहाँ पे मुंह बंद है। इतना क्लियर समझ में आ गया? मेन पॉइंट्स कौन से थे? हेयर एंड म्यूकस का रोल और रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस का रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चंस आई हैव रिटन हियर, यू कैन स्टॉप द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ नेजल हेयर एंड म्यूकस इन द ब्रीदिंग? व्हाट इज द रोल ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस अराउंड द ट्रैकिया? ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं। हम सबको पता है लंग्स होते हैं चेस्ट में। ठीक है, और चेस्ट में क्या होता है? पहले रिब केज होता है। एवरीबडी नोज राइट, रिब केज। और रिब केज के अंदर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी और चेस्ट कैविटी। ठीक है, और नीचे ये जो बड़ा सा मस्कुलर डिस्क दिख रही है इसे कहते हैं डायफ्राम। इंपॉर्टेंट है। तो डायफ्राम के ऊपर, ठीक है, डायफ्राम के ऊपर क्या होता है? थोरेसिक कैविटी होती है, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, डायफ्राम सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी एंड यहाँ पे क्या होता है नीचे? एब्डोमिनल कैविटी। और उसमें क्या होता है? सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। रिमेंबर, स्टमक, लिवर, पैनक्रियास, सब कुछ डायफ्राम के नीचे और डायफ्राम के ऊपर थोरेसिक कैविटी। राइट, सो आपके लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी के अंदर, रिब केज के अंदर, डायफ्राम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। कहाँ होते हैं? थोरेसिक कैविटी में, रिब केज के अंदर, डायफ्राम के ऊपर। ठीक है, लेट अस सी हाउ इट लुक्स। सी हियर, तो लंग्स हमारे आ गए यहाँ पे। So what is the location of the lungs? Inside the rib cage, inside the thoracic cavity, above the diaphragm, the lungs are situated. Clear है? So diaphragm का क्या रोल है? एक तो ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, इसका रोल ब्रीदिंग में भी है। ठीक है, व्हाट इज इट्स रोल इन रेस्पिरेशन? इसका रोल ब्रीदिंग प्रोसेस में है, एंड रिमेंबर ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि क्या रोल है डायफ्राम का, फिर हम इस राइटअप पे आएंगे और देखेंगे इसको कि व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम। इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग इज मेंशन इन द एनसीईआरटी। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ लंग्स? इनसाइड थोरेसिक कैविटी, अबव द डायफ्राम, इनसाइड द रिब केज। ठीक है, अब ब्रीद इन जब हम करते हैं, ब्रीद इन करने में क्या होने वाला है? हमें एयर इनहेल करनी है और हमारे लंग्स को बहुत सारी एयर से भरना है। जितना भरेंगे और जितना भरेंगे तो लंग्स फूलेंगे। तो ब्रीद इन करने के समय हमें क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी क्या होनी चाहिए? शुड एक्सपैंड, राइट? ताकि वो थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी तो लंग्स को जगह मिलेगी ना एक्सपैंड करने के लिए, तभी एक्सपैंड करेंगे तभी तो एयर लेंगे। तो कैसे होता है ये चीज़ कि जब हम ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं एयर यहाँ से, तो आपकी रिब केज ऊपर की तरफ जाता। अभी एक पर्पसफुल ब्रीदिंग करके देखो आप लोग, अभी देखो, और यू विल फील कि रिब केज पूरा ऊपर की तरफ उठता है और डायफ्राम नीचे जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, रिब केज ऊपर जाता है और डायफ्राम नीचे जाता है, और इस तरह से थोरेसिक कैविटी थोड़ी बड़ी होती है और लंग्स को जगह मिल जाती है एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, डायफ्राम क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज इट बिकम्स लाइक लिटिल फ्लैटेंड। ओके, ऐसे फ्लैटेंड हो जाता है, नीचे जाता है। ठीक है, जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तब क्या चाहिए हमें? जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तो लंग्स को जितना श्रिंक कर सकें उतना करना है, दबाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा एयर बाहर जाए, क्योंकि हमें एयर को बाहर फेंकना है। ठीक है,
तो उसके लिए क्या होता है, रिब केज वापस अंदर आता है, नीचे आता है, और डायफ्राम ऊपर जाता है और ये रिलैक्स होता है. जस्ट नोट दैट दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ डायाफ्राम. ओके, इसलिए बोला इसको कि रिलैक्स कर रहा है. अगेन ब्रीद इन करने में रिब केज ऊपर जाएगा और डायफ्राम नीचे जाएगा. सो थोरैसिक कैविटी बड़ी होगी सो दैट लंग्स कैन एक्सपैंड. ब्रीद आउट करने में रिब केज नीचे जाएगा, डायफ्राम ऊपर जाएगा विच इज इट्स रिलैक्स पोजिशन, सो दैट इट विल पुश द लंग्स एंड मोर एयर इज ब्रेथ आउट. ठीक है, तो डायफ्राम का रोल समझ में आया ब्रीदिंग में. It helps in expanding of the lungs and shrinking of the lungs by moving up and down. Right? So इस write up को भी हम देख लेते हैं जो हमने लिख रखा था about the diaphragm. So what is diaphragm? Diaphragm is a large dome shaped muscle and कहाँ होती है? Located at the base of the lungs, separating the chest cavity from the abdominal cavity. ठीक है, it's a large dome shaped muscle. Remember, diaphragm is a muscle located at the base of the lungs. It separates the chest cavity from the abdominal cavity. और इसका कार्य क्या है? The diaphragm contracts and moves downwards, that is flattens during inhalation, creating more space in the chest cavity and allowing the lungs to expand and fill with air. During exhalation, it relaxes and moves upward. Remember, relaxation वाली position उसकी upward की है and moves upwards, pushing air out of the lungs. ये diaphragm का रोल है, important है, ध्यान रखेंगे. हो सकता है तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लें. ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं. अब हमने इतना समझ लिया डायफ्राम का क्या रोल है, ब्रीदिंग इन ब्रीद आउट कैसे होती है. नाउ ये जस्ट प्रोसेस लिखा हुआ है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन जस्ट रीड इट. ब्रीद इन, वी लिफ्ट आवर रिब्स, flatten our diaphragm and the chest cavity becomes larger, lungs expand and take air in. Breathe out, exhalation, we lower our ribs, relax diaphragm, thoracic cavity gets smaller, lungs shrink and exhale air which is CO2. Alright, यहाँ तक हमने देख लिया. अब क्या होता है, ट्रैकिया, विंड पाइप यहाँ तक है, ध्यान देना. यहाँ तक लंग्स के ओपनिंग तक पहुँचने पे इसको विंड पाइप कहते हैं. और यहाँ पे आके इसकी दो मेजर ब्रांचेस हो जाती हैं. एक ब्रांच लेफ्ट लंग में, एक ब्रांच राइट लंग में जाती है. इन ब्रांचेस को, ये वाली ब्रांचेस को, लेट मी मार्क, ये जो ब्रांचेस हैं दो, इनको कहते हैं ब्रोंकाई. ब्रोंकाई फॉर द प्लूरल, ब्रोंकस फॉर द सिंगुलर. ठीक है, तो ट्रैकिया आया, जब वो दो पार्ट में लंग्स में गया तो कहला देगा ब्रोंकाई. वही है, विंड पाइप है, लेकिन जब डिवाइड होकर लंग में चला गया, दो ब्रांचेस हो गई तो कहला दिया ब्रोंकाई. अब हर एक ब्रोंकाई की बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं. एज यू कैन सी, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं ना, ऐसी ब्रांचेस बन गई, और पतली पतली, खूब सारी, बहुत सारी, नेटवर्क जैसा बन जाता है. तो उन ब्रांचेस को, और पतली ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रोंकायोल या ब्रोंकायोलस. प्लूरल में कुछ भी हो चलेगा, ब्रोंकाई याद कर लो, ब्रोंकायोलस याद कर लो. ठीक है, एक बार और. ट्रैकिया आया यहाँ पे, विच इज़ विंड पाइप, और विंड पाइप लंग्स में जाने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उसको कहते हैं ब्रोंकाई. और हर एक ब्रोंकाई से बहुत सारी ब्रांचेस निकली जिनको कहेंगे ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और हर एक ब्रोंकियोल के एंड पे, एज यू कैन सी हियर, यू कैन सी हियर, सी हियर, सी हियर, छोटे 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 बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, जिनको कहते हैं एल्वियोलस और एल्वेलाई. ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वेलाई में ही होता है. राइट, नेजल ट्रैक से पूरा आपका आया, नेजल ट्रैक से एयर आई, नेजल पैसेज से आई, फेरिंग्स, लैरिंग्स, विंड पाइप, ट्रैकिया विच इज,
एंड देन डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स से एल्वेलाई. एल्वेलाई इज द bag like, small bag like or balloon like structures which are rich in blood vessels, जहाँ पे exchange of gases are actually taking place. ठीक है, ऐसा ही कुछ याद आया स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता था, जहाँ पे विलाई होते थे, राइट, विच वेयर लाइक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, और उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स ऐसे ऐसे जा रही होती थी. ठीक है, और वहाँ से सारा का सारा एब्जॉर्प्शन हुआ करता था. सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता था बिकॉज ऑफ द लार्ज एब्जॉर्प्शन वी वांटेड. सेम को काम यहाँ पे कौन कर रहे हैं, यहाँ पे एल्वेलाई कर रहे हैं. यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे बैग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा है, ये हम जो एनसीईआरटी का डायग्राम है उसमें भी क्लियरली दिखाया गया है. So here you can see these are alveoli, right? At the end of all bronchioles there are alveolar sac which are called alveoli. इसको फोकस करके बड़ा करके भी दिखाया गया है alveoli. रिमेंबर ये डायग्राम के जितने भी पार्ट्स दिखा रखे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के सब इम्पॉर्टेंट हैं. आपको एग्ज़ाम के अंदर डायग्राम में नाम नहीं देंगे. दे विल गिव इट लाइक A, B, C and they may ask you to name the part and then give the functions, or may give you the functions and they may ask you to name the parts, anything. So conceptually very clear रहना बहुत ज़्यादा important है. ठीक है, let us see जो alveoli है how it looks, right? देख लिया, इतना देख चुके हैं अपन, इतना पार्टीशन. अब और फोकस में जाते हैं तो एल्वेलाई को और हम लोग जूम करके देखते हैं तो ये इस तरह से दिखते हैं. ठीक है, ये यहाँ पे आपके ब्रोंकियोल्स. ठीक है ना, दूसरा कलर लिया जाए, यहाँ पे ये आपके ब्रोंकियोल्स हैं. ठीक है, उनके एंड में बैग लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं विच आर एल्वेलाई, और इनमें ये ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, रिच, जितना रिच इन ब्लड वेसल्स होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन और एक्सचेंज होगा. अब इन्हीं के आसपास क्या होता है, ये जो ब्लू कलर वाली जो बाहर से अदर से बॉडी में से आ रही हैं कैपिलरीज, ब्रिंगिंग द CO2 वाला ब्लड. ठीक है, जो वीन्स आ रही हैं, और यहाँ पे एक्सचेंज होता है. क्या होता है कि जो CO2 है वो इनको दे दी जाती है, और इनकी जो ऑक्सीजन है वो बाहर दे दी जाती है कैपिलरीज में, आर्टरीज में. ठीक है, क्योंकि अब क्या करना है, इनको यही CO2 वापस लेके जानी है, और उसी ट्रैक से जिससे हम लोग ने इनहेल किया था उसी ट्रैक से वापस एक्सेल कर देगा CO2. CO2 को भी तो बाहर निकालना है ना, हमारी बॉडी में कंटिन्यूस प्रिपेयर हो रही है, बन रही है एज अ बाय प्रोडक्ट, और O2 तो पहुँचानी है. ठीक है, सो जो ऑक्सीजन का यहाँ पे और CO2 का एक्सचेंज होता है, CO2 वापस गोज इनटू द एल्वेलाई and to the lungs and to the windpipe and to the nostrils and out, and oxygen goes to the arteries, to the blood and to the, कहाँ पे जाएगी फाइनली, ये सेल्स में, फाइनली सेल्स में जाएगी. ठीक है, ब्लड में जाके कहाँ जाने वाली है, सेल्स में. ठीक है, सेल्स में ही सारा एक्शन होने वाला है. जो आपका रेस्पिरेशन है फाइनल, वो कहाँ पे होता है, सेल्स में होता है. रिमेंबर डाइजेशन हमने किया था, डाइजेशन की प्रोसेस पढ़ी थी, तो डाइजेशन के बाद क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, और एब्जॉर्प्शन होके कहाँ ले जा रहा था, ब्लड में आ गया था ग्लूकोज एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. वो कहाँ जा रहे थे, और ब्लड कहाँ पहुँचा रहा था उनको, ब्लड उनको सेल्स में पहुँचा रहा था. ठीक है, सो सेल्स जो हमारी थी इनके पास ग्लूकोज ऑलरेडी आ चुका है. कहाँ से आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्प्शन होकर के. अब लंग से क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगी. ठीक है, लंग से भी ऑक्सीजन सेल में पहुँच रही है, और यहाँ पे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी वहाँ से ग्लूकोज भी सेल में पहुँच रहा है, और सेल में ये दोनों का बर्निंग होगा और रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी निकलेगी. इतना क्लियर हुआ. सो फाइनल एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ टेक प्लेस करता है, एल्वेलाई में. ऑलराइट, अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है
कि ऑक्सीजन travels in the blood by sitting on respiratory pigment called hemoglobin. Very important. What is the carrier of oxygen in blood? तो ऑक्सीजन यूं ही नहीं जाती है, वो सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन पे ही चिपक के या बैठ कर ब्लड में ट्रैवल करती है. आप लोगों ने सुना होगा जनरल केस में कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, वीकनेस आ गई, वीकनेस आ गई. क्यों वीकनेस आ गई? क्योंकि ऑक्सीजन तो बोलेगी कि हीमोग्लोबिन पे ही जाना है. अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वो कम ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा. ऑक्सीजन कम होगी तो एनर्जी कम मिलेगी, राइट? सो व्हाट इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड? हीमोग्लोबिन. अब व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिख रखा है, इसको नोट भी कर लेना कि व्हाट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस. रेस्पिरेटरी क्योंकि रेस्पिरेशन में काम आ रहा है, और पिगमेंट क्योंकि ये कलर्ड होता है. ठीक है. कहाँ पाया जाता है? आरबीसी. व्हाट इज आरबीसी? रेड ब्लड सेल्स. ठीक है. It has very high affinity for oxygen. What is affinity? You can say प्रेम, affection, friendship, attraction. ठीक है. सो ऑक्सीजन जहाँ देखी हीमोग्लोबिन ने, और ऑक्सीजन ने हीमोग्लोबिन जहाँ देखी, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन जहाँ देखा, वहीं वो चिपक जाएंगे. ठीक है. एंड hence it carries the oxygen in blood. So what is hemoglobin? It is the respiratory pigment in the humans. It is found in RBC, which is red blood cells. It has very high affinity for oxygen. Hence it carries the oxygen in the blood. ठीक है. Oxygen always travels on the hemoglobin. Alright. What happens to CO2? CO2 का ऐसा कोई मामला नहीं है. CO2 तो आपको याद है बाय प्रोडक्ट है. इसको तो हमें बाहर निकालना है. अनवांटेड प्रोडक्ट इन द बॉडी. ठीक है. तो ये क्या होती है? ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है और ऐसे ही डिजॉल्व होकर ट्रैवल करती है. एंड वन इज रीजन इज CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कंपैरिजन में CO2 इज मोर सॉल्युबल इन वाटर. तो ये डिजॉल्व हो जाती है ब्लड में और सर्कुलेट होती है और लंग्स तक पहुंच के एक्सेल कर दी जाती है. ठीक है. इतना क्लियर है? अब अनादर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ द एयर. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अपने लंग्स होते हैं ना, बड़े स्मार्ट होते हैं. ठीक है. कि जितनी हमने एयर इनहेल करी और जितनी एक्सेल करी, तो वो ना तो पूरी एक्सेल करता है, थोड़ी सी बचा लेता है हमेशा. ठीक है. थोड़ी सी ऑक्सीजन बचा के रखता है. ठीक है. इससे क्या होता है कि एक तो अगर हमारे पता है कि एल्वेलर सैक्स में जो एल्वेलाइज हैं वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. अगर बैलून में से हवा निकाल दी जाए तो क्या होगा? एक कोई बैलून है बड़ा सा, उसमें से हवा निकाल दी जाए तो कैसा होगा? ऐसा बेचारा पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है. इसीलिए रेसिडुअल वॉल्यूम रखने से क्या होता है कि एल्वेलाइज में एयर भरी हुई रहती है, तो वो कोलैप्स नहीं होते हैं. पहला कारण. रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर का क्या रोल है? वाई डज द लंग्स कीप दैट रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर? तो क्या होता है कि लंग्स को और एल्वेलाइज को कोलैप्स होने से बचाने के लिए रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर रखी जाती है. ऑल्सो अगर रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस अच्छा नहीं होगा. उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है एब्जॉर्ब होने के लिए. अगर हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन, अगर आप थोड़ी देर एक्सहेलेशन इनहेलेशन पे ध्यान दो, तो इतनी जल्दी जल्दी इनहेलेशन एक्सहेलेशन होगा और सारी एयर बाहर निकाल दी जाए तो एक्सचेंज उतना नहीं हो पाएगा ना इतनी जल्दी. तो रेसिडुअल वॉल्यूम से धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन और होता रहता है. ठीक है. So there is some amount of air which is being kept by the lungs after the inhalation exhalation, that is called the residual volume of the air. And क्यों होता है ये बात कर ली हमने कि एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है और सम टाइम बाय कर लेता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द गैसेस. ठीक है. एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो लार्ज एनिमल्स होते हैं
उनमें डिफ्यूजन प्रेशर के थ्रू सारा सर्कुलेशन नहीं हो सकता, इसलिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट काम में आता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब हमारे ह्यूमंस में हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल कर जाती है ब्लड में। अगर सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू कैरी कर सके, दैट इज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑलमोस्ट 3 साल लग जाएंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को लंग से लेकर के हमारे टो तक पहुंचने में। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मेहरबानी है कि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ठीक है, अच्छा, जो एक्वस एनिमल्स होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी ब्रीदिंग रेट फास्टर होती है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स से। ऐसा क्यों होता है? या ऐसा पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं दे आर सराउंडेड बाय लॉट ऑफ एयर। ठीक है, वो तो हवा में ही रह रहे हैं तो खूब सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है, कोई कमी नहीं है। और एक्वेटिक एनिमल्स के आसपास क्या है? वाटर है। ठीक है, तो इनके पास कौन सी ऑक्सीजन अवेलेबल है? ओनली वही ऑक्सीजन अवेलेबल है जो यहाँ पानी में डिजॉल्व है। तो इनके पास लेस ऑक्सीजन हुई और इनके पास मोर ऑक्सीजन हुई। ठीक है, तो लेस ऑक्सीजन है तो उसको लेने के लिए बार बार इनको जल्दी ब्रीदिंग करना पड़ता है एक्वेटिक एनिमल्स को। दैट इज वाई देयर ब्रीदिंग रेट इज फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चंस आता है इस पॉइंट से। ऑलराइट, लेट अस हैव अ वेरी क्विक रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्न सो फार। तो हमने क्या देखा कि रेस्पिरेशन हैज़ 2 पार्ट्स, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। और उसके बाद ये हमने नेज़ल नॉस्ट्रल से नेज़ल पैसेज, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन लंग्स। ठीक है, वहाँ तक एयर का रहता है। और लंग्स के बाद का पार्ट होता है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वेलाइज। नॉस्ट्रल्स एंड नेज़ल पाथ, पूरे नेज़ल पैसेज में क्या होते हैं? सीलिया होते हैं और विच आर हेयर ऑल्सो म्यूकस होता है। दोनों का काम क्या है? फिल्टरिंग एयर। ठीक है, उसके बाद विंड पाइप में रिंग्स ऑफ कार्टिलेजेस की कवरिंग होती है। क्यों? टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, 2 चीज़ हो गई। डायफ्राम आ जाएगा उसके बाद। व्हाट इज द रोल ऑफ डायफ्राम? इट सेपरेट्स द thoracic cavity from the abdominal cavity। और ब्रीदिंग में क्या क्या रोल होता है रिब केज का और डायफ्राम का? ब्रीथ इन, इनहेलेशन के समय रिब केज ऊपर जाता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे जाता है ताकि एक्सपैंड हो जाए हमारी thoracic cavity और लंग्स एयर ले सके। ब्रीद आउट होते समय रिब केज नीचे आता है और हमारा डायफ्राम रिलैक्स होके ऊपर जाता है और पुश करता है लंग्स को ताकि एक्सेल हो सके। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स विच इज ब्रोंकाई इनसाइड द लंग्स। ठीक है, लंग में जाने के बाद ब्रोंकाई, लंग के बाहर विंड पाइप। तो 2 पार्ट्स हो गए ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के बहुत सारी ब्रांचेस, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के एंड में एल्वेलाइज। एल्वेलाइज आर रिचली सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। और वहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज। किसका? CO2 दे दो, O2 ले लो। ठीक है, एंड O2 किस पे जाती है? हीमोग्लोबिन पे। ठीक है, इसके ऊपर O2 ऐसे बैठ जाती है और फिर ट्रैवल करती है ब्लड में, राइट? और कहाँ पे पहुँचती है? सेल में। क्लियर है? और CO2 कैसे जाती है? बाय डिजॉल्विंग इनटू ब्लड। व्हाट इज हीमोग्लोबिन? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इंपॉर्टेंट टर्म। कहाँ फाउंड होता है? RBC में फाइंड होता है। वेरी हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन एंड हेंस ऑक्सीजन ट्रेवल्स ऑन hemoglobin. All right, then again one more concept, residual volume of air.
and why residual volume of air is needed to prevent alveoli from collapsing and for getting alveoli in lungs also. Alveoli collapse होगा तो lung भी collapse होगा, and for getting some time for absorption of gases. ठीक है, इतनी प्रोसेस समझ में आई. अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे कि जो ऑक्सीजन अब तक क्या हुआ है. हमने देखा कि सेल थी, सेल में अब तक हमने क्या क्या कर दिया. हमने यहाँ पे लंग्स से ऑक्सीजन पहुँचा दी सेल में, और हमने यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या पहुँचा दिया, ग्लूकोज पहुँचा दिया. अब इस ऑक्सीजन और ग्लूकोज का क्या होगा रेस्पिरेशन में, एक्चुअल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में, that we'll see in the next part. Okay, any question, put in the comment or text me.